तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं मेरे दोस्त। और आप लोग का पीछे का सारे चैप्टर कंप्लीट होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। यदि आप लोग पीछे का सारे चैप्टर नहीं पढ़े हो तो जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप पढ़ सकते हो। और आज की जो क्लास होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग जब आगे की क्लास में जाओगे 11th 12 या किसी भी एग्ज़ाम का आप लोग तैयारी करोगे तो उसमें ये जो चैप्टर आज की जो होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस चैप्टर को जितना हो सके अच्छे से पढ़िएगा और इतना इजी मेथड से आप लोग को रेखाएं और कोण के बारे में जानकारी देंगे कि अपने लाइफ टाइम आप कभी मेरे को नहीं भूल पाओगे, ना इस कंसेप्ट को भूल पाओगे। इसलिए इस क्लास को अच्छे से अटेंड करिए और मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। आपको मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग को इसका थ्योरी और फार्मूला और कंसेप्ट ये जानना ज़रूरी है। यदि आपको हम डायरेक्ट एक्सरसाइज भी पढ़ाएंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमारा कुछ मेथड ही अलग है। वैसे तो हम समझा सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम के लिए आपको कैसे समझाएं कि आगे भी आपको काम दे, तो उसके लिए थ्योरी पढ़ना होगा, कंसेप्ट पढ़ना होगा। तो मेरे भाई मेरी बहन आप जो भी हो, आप पहले थ्योरी कंसेप्ट को अटेंड करिए। आज की पूरी क्लास में थ्योरी कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उस क्लास को पूरा अंत तक देखिए, नहीं तो फिर आप लोग को प्रश्नावली तो समझ में आएगी, 2 दिन बाद भूल जाओगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बार बार कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास को अंत तक देखिएगा। हम सबसे पहले पीछे आते हैं। पीछे कहाँ पर रेखाएं और कोण कहाँ से शुरू हुआ है, ये देखो। आपको चैप्टर 6 जो अध्याय 6 है, रेखाएं और कोण है। और रेखाएं और कोण में बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें जो कि आपको पढ़ना है। बहुत सारे न्यून कोण किसे कहते हैं, सम कोण किसे कहते हैं, रेखा कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, ऋजु कोण किसे कहते हैं, परिवर्ती कोण किसे कहते हैं, आसन कोण किसे कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहेंगे, रेखा कोण, रेखाखंड, संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु। बहुत सारे कंसेप्ट है जो कि आज की क्लास में हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग रेडी हो तो कमेंट बॉक्स में बोल दो एक बार कि सर आई एम रेडी। ओके, रेखाएं, रेखाएं और कोण लिखिए। हेडिंग में सब लोग को अपने अपने कॉपी में रेखाएं और कोण लिखिए। ओके, अब देखिए रेखाएं और कोण जो है, सबसे पहले हमें सीखेंगे कि रेखा किसको बोलते हैं, ठीक है। रेखा, क्योंकि रेखाएं है, रेखा सीखेंगे, उसके बाद हम कोण के बारे में सीखेंगे। तो रेखा मतलब क्या होता है, देखो रेखा का जो परिभाषा होता है, एक ऐसा लकीर जो दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती जाए, उसको हम लोग रेखा बोलते हैं। इसका हम परिभाषा लिखते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। उसके बाद हम आप लोग को समझाएंगे कि रेखा कहते किसको हैं। ओके, ऐसे आप लोग को पता भी होगा रेखा का परिभाषा। देखो रेखा का परिभाषा होता है कि एक ऐसा लकीर, लकीर मतलब वही रेखा की बात कर रहा है, एक ऐसा लकीर जो दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती जाए, अनंत तक बढ़ती जाए, उसे रेखा कहते हैं। रेखा कहते हैं। तो ये बात समझ में कुछ आया? हमने बोला रेखा उसे कहते हैं कि एक ऐसा लकीर जो दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती जाए। मतलब ये देखो, ये एक लकीर है,
और लकीर क्या हो रहा है, एक इधर बढ़ती जाएगी और इधर भी बढ़ती जाएगी, यानी एरो का साइन लगा है तो एरो का साइन का मतलब हुआ कि ये बढ़ते जाएगा इधर और अभी बढ़ते जाएगा। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी। तो जो ए बी है ये क्या है, एक रेखा है। ए बी क्या है, रेखा है। इसे दर्शाने के लिए, सूचित करने के लिए ऐसे आप लिख सकते हो, ए बी लिख करके और इस पर दोनों तरफ ऐसे एरो लगा देंगे। इसको हम रेखाखंड को दर्शाने के लिए ऐसे लिखते हैं। कोई बोले कि रेखा को कैसे दर्शाओगे, तो ए बी पर दोनों तरफ तीर का साइन लगा देंगे। और यहीं देखो रेखा होता है, ये जो रेखा है ना इधर जा रहा है, तीर का साइन लगाने का मतलब ये पूरा अनंत तक जाते रहेगी और ये भी इधर जाते रहेगी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा। क्या बोलते हैं, रेखा। याद रहेगा। अब देखो रेखा तो पढ़ गए, आप लोग नाम सुने होंगे रेखाखंड, सुने हैं नाम, नहीं सुने हैं, सुने तो होंगे आप। अब आइए रेखाखंड। रेखाखंड, देखो रेखाखंड का डिफिनेशन होता है, परिभाषा होता है कि एक रेखा को, एक ऐसा लिखो, एक रेखा का वो भाग जिसके दो अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं। याद रहेगा। देखो हमने क्या कहा कि एक रेखा का, एक रेखा का वो भाग, एक रेखा का वो भाग जिसके दो अंत बिंदु हो, दो अंत बिंदु, दो अंत बिंदु हो, एक रेखाखंड कहलाता है। याद रहेगा। हमने क्या बोला रेखाखंड का परिभाषा में कि एक रेखा का वो भाग जिसके दो अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड कहेंगे। आपको अभी हम फिगर से दिखाते हैं कि कैसे आप रेखाखंड को पहचानोगे। ये जो है ना ये रेखाखंड है, इस पे क्या होता है, ये ए होता है और ये बी बिंदु होता है। अब इसमें देखो यहाँ इसका अंत बिंदु है और यहाँ भी इसका अंत बिंदु है, मतलब यहीं से क्या हो गया, खत्म। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखाखंड। रेखाखंड का एक बार फिर से आप लोग परिभाषा बोलो कि एक रेखा का वो भाग जिसके दो अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड। रेखा किसे कहेंगे, एक ऐसा लकीर जो दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती जाए उसे रेखा कहेंगे। रेखाखंड को दर्शाने के लिए आपको ऐसे ए बी लिख करके और इस पर ऐसे कर दोगे तो समझ जाओ कि ए बी रेखाखंड है, और ऐसे ए बी करके लिखोगे तो रेखा है। ठीक है। अब रेखाखंड के बाद आपको पढ़ना है किरण। क्या पढ़ना है, किरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किरण किसे कहते हैं। देखो किरण का परिभाषा होता है रेखा का वह भाग, रेखा का रेखा का बीच में छींक आ जाती है तो बहुत बुरा लगता है यार, कोई बात नहीं। रेखा का वह भाग, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, एक अंत बिंदु हो, उससे क्या कहेंगे, उससे किरण कहेंगे। और ये सब नॉलेज आपको बहुत ही ज़रूरी है आपको ज्योमेट्री अच्छा करने के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे क्या बोलते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। चलो इसको दर्शाएंगे कैसे, इसका फिगर देखो। ये क्या बोला है कि रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो,
मतलब इसका देखो यहाँ पर एक एरो रहेगा और एक सिर्फ अंत बिंदु है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ए, इसका नाम बी। इसको कैसे दर्शाएंगे, ए बी तो लिखेंगे लेकिन इस तरह से रेखा क्या लगाएंगे, एक अंत बिंदु लगा देंगे और एक तरफ बे बढ़ती जाएगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। मतलब कि एक अंत बिंदु होता है और एक बिंदु वो क्या करती है, बढ़ते जाती है, उससे हम लोग किरण बोलेंगे। तो हम इतना अच्छे से परिभाषाएं लिख देते हैं ना कि आप लोग एक बार पढ़ लोगे तो खुद से भी समझ जाओगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं आ रहा है किसी को, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। चलो अब आगे बढ़ो। संरेख बिंदु, संरेख बिंदु किसे कहते हैं, संरेख बिंदु। देखो संरेख बिंदु का परिभाषा होता है, इसे याद रखना हमेशा, यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख कहलाती है, संरेख कहलाती है, संरेख कहलाती है। याद रहेगा, ये क्या बोला, ये संरेख बिंदु कहता है कि यदि तीन या अधिक, मतलब तीन बिंदु तो होना ही चाहिए या उससे अधिक हो तो क्या बोल देंगे, संरेख बिंदु कहते हैं। देखो फिगर से समझो, ये देखो एक यहाँ पर बिंदु है ए, एक बिंदु बी है और एक बिंदु सी है, तो कम से कम तीन बिंदु होना चाहिए तभी उसे संरेख बोलेंगे, अदरवाइज उसे संरेख नहीं बोलेंगे। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो संरेख के बाद असंरेख भी सीख जाओ यहीं पर कि आखिर असंरेख कब कहेंगे। असंरेख बिंदु, असंरेख कहता है यदि तीन या अधिक बिंदु, तीन या अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित न हो तो वे असंरेख बिंदु कहलाती है, असंरेख बिंदु कहलाती है। ठीक है, देखो कैसे पहचानेंगे असंरेख, तो देखो यहाँ से ये लाइन गई और फिर एक देखो कैसे यहाँ से, मतलब सीधी रेखा में गमन नहीं की, तो इसका नाम दे दो ए, ये बी और ये सी। तो क्या बोला, यदि तीन या तीन से अधिक एक सीधी रेखा पर स्थित ना हो, मतलब देखो एक सीधी रेखा पर स्थित है क्या, यहाँ तो सीधा गया है लेकिन यहाँ से क्या हो गया, मुड़ गया, तो सीधी रेखा पर नहीं रहेगी तो फिर उसे क्या बोल देंगे, असंरेख। याद रहेगा, नहीं भूलोगे कभी ना। तो ये सब बेसिक चीज़ है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने रेखा, रेखाखंड, किरण और संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु सीखे। आगे चलिए, आगे अभी बहुत सारा चीज़ सीखना है आप लोग को। हम लोग रेखा के बारे में ख़त्म कर दिए, अब हम लोग कोण के बारे में चलते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए आप लोग कोण, जिसको इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। ओके, लिखिए कोण, यहाँ पर हेडिंग में कोण। अब देखो कोण के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट आपका कोण ही है।
कोण से ही सारे प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहले हम कोण का परिभाषा सीख लेते हैं कि आखिर कोण का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो देखो कोण का परिभाषा होता है जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ या शुरू होती है तो एक कोण बनाती है। याद रहेगा। कोण का परिभाषा कोई पूछ दे कि कोण का परिभाषा क्या होता है, तो बोलिएगा कि जब दो किरण जानते हो किसे बोलते हैं, जिसका एक अंत बिंदु होता है। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से शुरू होती है तो एक कोण बनती है। क्या बनती है? कोण बनती है। तो आइए हम इस कोण के बारे में सीखते हैं। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु, तो देखो दो किरण का एक ही अंत बिंदु कहाँ कैसे होगा, तो ये देखो हमारा एक किरण है, ठीक है, इसका एक अंत बिंदु है तो किरण हो गया। कितना बोला है? दो। तो एक यहाँ से ऐसे खींच देते हैं, ये देखो दो किरण हो गया, और इस दोनों का अंत बिंदु एक ही जगह है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण। क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम दे दो O, इसका नाम दे दो A, नाम दे दो B। ये A किरण है और ये B किरण है। ठीक है, दोनों का अंत बिंदु यहाँ है जिसका नाम दे दिया हमने O। तो यहीं पर क्या बनेगी? कोण बनेगी। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो कोण बनना है, कोण को बनाने वाली दोनों किरणें की भुजाएं, ये दो कोण बना रही है, दोनों किरण की जो भुजाएं होती है इसको साइड यानी भुजा बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। और यहाँ पर देखो, और उभयनिष्ठ के अंत बिंदु, उभयनिष्ठ किसको बोलते हैं? ये देखो दोनों का एक क्या है? उभयनिष्ठ, और इन दोनों का क्या है? अंत बिंदु है, और इसी अंत बिंदु को शीर्ष बोलते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं कि ये जो है ये भुजाएं हैं। ये क्या है? भुजाएं हैं। ओके, और इसका जो नाम है इसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। याद रहेगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना है। ठीक है, एक कोण में ये कोण होता है और एक क्या होता है? भुजा होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दोनों का किरण के अंत बिंदु जो घनिष्ठ होता है उसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं। तो इस बात को कभी भूलिएगा नहीं। कोई पूछे ओ ए क्या है? ओ ए जो है हमारा भुजा है। ठीक है, और ओ सी ओ बी क्या है? बी है ना, ओ बी भी हमारा क्या है? भुजा है। ठीक है, तो ये होता है कोण से रिलेटेड हमारे जानकारी। अब इस कोण को जान गए। अब कोण के बहुत सारे प्रकार हैं, तो हेडिंग डालिए कोण के प्रकार। हेडिंग कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। इंग्लिश नाम लिखना जरूरी है, ठीक है ना, पीछे तो नहीं लिखे लेकिन आगे सब लिखेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल कि कोण के प्रकार आखिर कितने होते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले समय में। तो कोण का प्रकार में सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो क्या आता है? पहले नंबर पर आता है न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या है? शायद आपको पता होगा, 8th क्लास में पढ़े होंगे। तो न्यून कोण देखो, न्यून कोण को इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, न्यून कोण का परिभाषा होता है, न्यून कोण जो होता है इसका जो माप होता है वो 0 से बड़ा होता है और 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं इसका माप 0 डिग्री या उससे बड़ा, 0 डिग्री भी हो तो उसको हम न्यून कोण बोलेंगे।
0 डिग्री या उससे बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। न्यून कोण किसे बोलेंगे? 0 डिग्री हो या उससे बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से क्या हो? छोटा होना चाहिए, उससे हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। तो यहाँ पर फिगर बनाते हैं न्यून कोण का। यहाँ पर देखो ये थीटा जो है ना, यहाँ पर एक ग्रीक लैंग्वेज है। ठीक है, और यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू होगा वो क्या होगा? थीटा का जो वैल्यू होगा यहाँ पर क्या बोला है कि 90 डिग्री से छोटा। तो जिस तरफ मुंह खोला वो क्या होता है? छोटा। तो 90 से छोटा होना चाहिए थीटा का मान, और 0 से बड़ा और बराबर भी होना चाहिए। मतलब 0 के बराबर तो बोला है कि 0 हो सकता है या उससे बड़ा। तो बराबर यहाँ पर देखो बड़ा का साइन लिख करके नीचे ये लाइन खींच दिए ना, इसका मतलब होता है बराबर। तो 0 से बड़ा या बराबर थीटा और 90 से छोटा, मतलब थीटा का मान होना चाहिए 0 से 90 के बीच में। 0 भी हो सकता है लेकिन 90 के बीच में होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन 90 से कम होना चाहिए, 89 तक। ओके, तो ये हुआ आपका न्यून कोण। अब आइए न्यून कोण के बाद समकोण, कि समकोण किसे कहते हैं? समकोण जिसको राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, समकोण का परिभाषा होता है कि इसका माप कितना डिग्री? इसका माप ठीक 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। तो कैसे बनाएंगे फिगर? 90 डिग्री मतलब एकदम बिल्कुल सोच, ये देखो। ठीक है, यहाँ पर कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। यानी थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे समकोण। क्या बोलेंगे? समकोण। जो 90 डिग्री का हो उससे हम लोग समकोण बोलते हैं। याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। चलो, ये था हम लोग का कोण के बारे में, न्यून कोण, समकोण। अभी बहुत सारे कोण हैं, आइए देखते हैं उसको भी। अभी हम लोग अधिक कोण के बारे में सीखेंगे कि अधिक कोण किसको बोलते हैं। ठीक है, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, समकोण, संपूर्ण कोण, पूर्ण कोण, बहुत सारा कोण है, सीखते चलेंगे हम लोग। समकोण के बाद सीखते हैं अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण का क्या परिभाषा होता है? ये ध्यान देना। अधिक कोण का मतलब है कि 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से छोटा। याद करो, इसका माप 90 डिग्री से 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। तो इसका फिगर देख लेते हैं। ये एक किरण और ये ऐसा, इसका मतलब हुआ कि जो यहाँ पर थीटा का वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 90 से बड़ा। थीटा का मान क्या होना चाहिए? 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए, उससे हम लोग अधिक कोण बोलेंगे। ठीक है, अधिक कोण के बाद आइए ऋजु कोण। ऋजु कोण, ऋजु कोण का परिभाषा क्या होता है? ऋजु कोण यानी स्ट्रेट लाइन, इसको इंग्लिश नाम जानिए, ऋजु कोण को स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। इसका माप, ऋजु कोण का, इसका माप ठीक 180 डिग्री होता है।
ठीक कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उससे हम लोग क्या बोलेंगे, रिजु कोण। कैसे फिगर बनेगा इसका, फिगर देखो, रिजु कोण मतलब स्ट्रेट लाइन, इंग्लिश में इसका क्या बोलते हैं, स्ट्रेट मतलब सीधा। ठीक है, तो ये जो बना है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर कोण जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 180 का बनेगा। कितना, थीटा का मान 180 होगा। रिजु कोण को इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, और स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा। तो जब भी ऐसा लाइन खींचा रहता है तो कितने डिग्री कोण बनाता है, 180 का बनाता है। ठीक है, अब चलिए प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण को रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं या बृहद कोण बोलते हैं हिंदी में। तो प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है कि इसका 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। ऐसे बहुत कम यूज होता है, लेकिन लिखवा देते हैं क्योंकि कभी भी आ सकता है आपको 9th क्लास में। इसका माप 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है, 360 डिग्री से छोटा होता है। तो कैसे होगा, तो पहले तो ये बोला है कि 180 से बड़ा, तो क्या करेंगे, ये देखो इधर आ जाएगा, क्योंकि 180 सीधा सीधी बनती है, लेकिन उससे बड़ा होगा तो नीचे की तरफ आएगा। और ये जो एंगल बनेगा, ये वाला बाहर वाला, ये कितने का बनेगा, ये बनेगा 180 से बड़ा और 360 से छोटा। ठीक है, इसको हम लोग प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, याद रहेगा। चलो अब संपूर्ण कोण देखते हैं किसे बोलते हैं। संपूर्ण कोण का मतलब होता है कंप्लीट एंगल। ठीक है, इसको हिंदी इंग्लिश में कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो पहले डालो संपूर्ण, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का परिभाषा होता है कंप्लीट एंगल का जिसका माप 360 डिग्री हो। इसका माप क्या होता है, इसका माप 360 डिग्री होता है। उससे हम लोग क्या बोलेंगे, संपूर्ण कोण। ठीक है, इसका फिगर देखो, संपूर्ण कोण का फिगर बहुत कम लोगों को समझ में आता है, यानी स्टूडेंट को ही कम आता है, लोगों से क्या मतलब है। ये देखो, ये किरण है और ये पूरा कंप्लीट एंगल जो होता है इसी को हम लोग 360 बोलते हैं। यानी यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू होगा वो 360 होगा। ठीक है, इसी को हम लोग समपूरक कोण बोलते हैं। अब एक पूरक कोण होता है, उससे भी देख लेते हैं कि पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण, पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है कि यदि दो कोणों का, यदि दो कोणों का, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो, 90 डिग्री के बराबर हो तो ऐसे कोण को, ऐसे कोण को पूरक कोण कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। समझ में आया इसका मतलब। देखो, पूरक कोण कहता है कि दो कोण कम से कम होना चाहिए और दोनों कोण का जब सम करें यानी जोड़ करें तो 90 डिग्री होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक हमने 30 डिग्री ले लिया और एक 60 डिग्री, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री होना ही चाहिए। ओके,
ये बात कंप्लीट हो गई, कोई डाउट नहीं है किसी को? पूरक कोण में कोई डाउट नहीं है ना? चलो अब इसके बाद आता है समपूरक। संपूर्ण कोण यहाँ पर है, अभी हम समपूरक कोण पढ़ेंगे। दोनों अलग अलग नाम है, ठीक है बहुत इजी याद करने में, तो आप लोग एक बार पढ़ोगे सब याद हो जाता है, बस शुरू में दिक्कत होती है, लेकिन आप पहले पढ़े होंगे तो ऐसे भी आप लोग को याद होगा। समपूरक कोण, समपूरक कोण क्या कहता है कि यदि दो कोणों का योग 180 हो, वो 90 होता है तो पूरक, और जब 180 होगा तो समपूरक। तो यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो समपूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक हमने ले लिया 150 डिग्री और एक ले लिया 30 डिग्री। अब दोनों को जोड़ेंगे, 150 डिग्री और प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। आया समझ में सबको? तो समपूरक कोण का ये परिभाषा होता है कि यदि दो कोणों का योग 180 हो, उसे हम लोग समपूरक कोण बोलेंगे। अब हम देखते हैं आसन कोण। आसन कोण बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले आपको सारी प्रश्नावली में ऐसा यूज होगा, ठीक है। आसन कोण, हेडिंग डालिए। आसन, कोई ऐसे आसन लिखता है, कोई डायरेक्ट लिखता है आसन कोण, जिसको इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल। देखो आसन कोण का परिभाषा होता है कि दो आसन कोण कहलाएंगे यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उनकी जो भुजा होती है उभयनिष्ठ नहीं हो, उस उभयनिष्ठ भुज के विपरीत स्थित हो। मतलब समझ में नहीं आ रहा आपको? कहने का मतलब है, पहले लिखते हैं उसके बाद समझ में आएगा कि दो कोण, आसन कोण में दो कोण होता है कि दो कोण आसन कोण कहलाते हैं दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उनकी भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है लिखो, नहीं है, और उभयनिष्ठ भुजाएं के विपरीत और स्थित हो। इस बात से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको बहुत जल्द सारे चीज समझाएंगे। देखो ये देखो, पहले आसन कोण बनाएंगे कैसे। ये है आपका O, यहाँ पर दो कोण बन रहा है, एक ये कोण बन रहा है और एक यहाँ कोण, इसको डबल से हम इसे ऐसे कर लेंगे, कोण बना देंगे। यहाँ पर इसको A और ये B
और ये सी। यहाँ देखो आसन कोण किसे बोलेंगे, दो कोण आसन कहलाएंगे, मतलब दो कोण, एक कोण इसको हम क्या कर लेते हैं कोण 1 और इसको कोण 2 कर लेते हैं। तो कोण 1 और कोण 2 आसन कब कहलाएंगे, जब कब यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। शीर्ष क्या होता है, ये देखो शीर्ष है, आपको बताया ना शुरू में ही कि शीर्ष देखो इसको बोलते हैं। तो ये जो शीर्ष है ये दोनों कोण के लिए है, कोण 1 के लिए भी और कोण 2 के लिए भी एक चीज मिल रहा है। एक उभयनिष्ठ भुजा हो, उभयनिष्ठ भुजा मतलब दोनों में, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है दोनों में। तो ये जो भुजा है कोण 1 के लिए भी है कोण 2 के लिए भी है, तो एक भुजा भी मिल गया। और उनकी भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हो, उनकी भुजाएं जो हो उभयनिष्ठ ना हो, मतलब एक जो भुजा हो उभयनिष्ठ ना हो। तो देखो तो ये जो भुजा है इस कोण के लिए उभयनिष्ठ है क्या, नहीं है। और इसके लिए भी कोण 2 के लिए भी जो भुजा है कोण 1 के लिए उभयनिष्ठ नहीं है। मतलब कि शीर्ष कोण जो होना चाहिए, जो उभयनिष्ठ शीर्ष जो होना चाहिए उभयनिष्ठ होना चाहिए, और एक भुजा भी उभयनिष्ठ होना चाहिए, और एक एक भुजा ऐसा भी होना चाहिए जो उभयनिष्ठ ना हो। उभयनिष्ठ भुजाएं के विपरीत ओर स्थित हो। देखो ये जो उभयनिष्ठ भुजा है इसके ठीक एक विपरीत तरफ क्या है, क्या है बताओ, एक भुजा है, और इस उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत यहाँ भी एक भुजा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आसन कोण। आसन कोण का मतलब है, सीधा सा बात समझिए, जब भी आपको आसन कोण कहने के लिए या कुछ बताने के लिए या क्वेश्चन करने के लिए आए तो सीधा याद रखिएगा कि एक ही सिर से दोनों कोण बन रहा हो और एक भुजा उसमें मिक्स हो, तो समझ जाओ कि आसन कोण है। जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर भी अच्छे से बता देंगे, आप ही समझ जाओगे तो बहुत अच्छा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है, इसमें देखो कौन कौन कोण बनेगा, कोण कैसे लिखेंगे, तो देखो कोण इसमें बनता है, एक बार बनेगा BOA, कोई बोलेगा कि BOA कोण बन रहा है, कोई बोल सकता है AOB, बात एक ही है। मतलब BOA कोई कहेगा और कोई AOB कहेगा, तो लेकिन दोनों क्या है इक्वल ही है, क्योंकि कोई इधर से शुरू किया कोई इधर से शुरू किया। एक किसके लिए है, कोण 1 के लिए। कोण 2 के लिए क्या बनेगा, BOC, या कोई बोलेगा COB। ये देखो आपका बन गया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आसन कोण बोलते हैं, और बहुत ही इजी कंसेप्ट है मेरे भाई। अब चलिए शीर्षाभिमुख कोण देखते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या कहता है। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब है कि देखो पहले फिगर बनाते हैं, इसका परिभाषा याद करने से कोई प्रॉफिट नहीं है। ये देखो शीर्षाभिमुख कोण क्या कहता है कि यहाँ पर एक एंगल बना रहा है, एंगल 1, और एक यहाँ बना रहा है एंगल 2। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होता है, बराबर होता है। और ये देखो एंगल 3 और ये बनेगा एंगल 4, ये क्या होते हैं, इक्वल होता है। तो यहाँ एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा, एंगल 3 तथा एंगल 4 क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कोणों के रैखिक युग्म। कोणों का क्या होता है, रैखिक युग्म। इसको क्या परिभाषा होता है, हेडिंग डालिए, कोणों के रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म का मतलब है कि यदि दो आसन कोणों का योग, यदि दो कोणों का यदि दो आसन कोणों का, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे कोणों का एक रैखिक युग्म बनते हैं। क्या बनते हैं, रैखिक युग्म बनते हैं। देखो ये एक A और ये B आसन कोण बनाने के लिए बोल रहा है, तो हमने यहाँ पर आसन कोण बना लिया।
यहाँ पर कोण 1 और एक कोण 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण 1 और कोण 2 होता है वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। और जब इन दोनों का सम करेंगे कोण 1 और कोण 2 का, उसका जो क्या होगा 180 होगा, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन रिजु कोण उसका मान पूरा कंप्लीट कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो ये हुआ रैखिक जुग्म, जो कि दो कोणों को मिला करके कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। याद रहेगा। ये सब बहुत छोटा छोटा टॉपिक है मेरे भाई। आप लोग का बेसिक नॉलेज जो कि बहुत जानना जरूरी था। अब आते हैं आपके बुक में, और आपको अभिगृहित कुछ है, इसमें 2 अभिगृहित पढ़ना है। तो अभिगृहित एक कहाँ है, यहाँ पे। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का जो कितना होता है, 180, जो कि आपको पहले पढ़ा दिए। तो अभिगृहित का मतलब होता है ना कि इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ऑलरेडी सिद्ध है, बस आपको जहाँ यूज करना होता है यूज कर लेना है। तो अभिगृहित 6.1 याद रहा, हो गया ना कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोण का जो कितना होता है, 180, आपको हम यहाँ पर भी पढ़ा दिया, ठीक है। अब चलो इसमें एक और अभिगृहित है, अभिगृहित 2 6.2। यदि 2 आसन कोणों का योग 180 हो तो उनके उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनती है। तो ये भी आपको याद हो गया। तो 2 अभिगृहित है, जहाँ यूज होगा आपको बताएंगे, बस आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और आगे की क्लास में हम लोग 6.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक परिमेय भी है, परिमेय को पहले परिमेय 6.1 जो है इसको सिद्ध करना होगा। यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। आपको जो हमने पढ़ाया ना इसको प्रूव करके दिखाएंगे। तो ये बात हुई, और अगले क्लास में 6.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो चाहते हैं क्लास 9 की पूरी होल कोर्स पढ़ने के लिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो लोग चाहते हैं 9th की मैथ्स पूरा कंप्लीट कोर्स करने के लिए, वो हमारे मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए आपको CARB कार्ब अकाडमी ऐप को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करके आप वहाँ से अपना कोर्स खरीद सकते हैं। कोर्स खरीदने के लिए मात्र आपको 499 रुपये लग रहा है, जो कि ऐप पर पढ़ाया जा रहा है। पूरा फुल कोर्स पढ़ाया जाएगा, जब तक आप 10th में नहीं चले जाओगे तब तक के लिए फी है, ठीक है। तो प्ले स्टोर जाकर के कार्ब अकाडमी ऐप डाउनलोड करिए, चाहे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। जिनको ज्वाइन करना है जल्द से जल्द ज्वाइन करें, क्योंकि पूरा 9th कंप्लीट करने की फुल गारंटी दी जाती है। नोट्स मिलता है, डाउट क्लास मिलता है, बहुत सारे फंक्शन है जो कि आपको मिलेगा मात्र 499 में, पूरा फुल कोर्स। जिनको ज्वाइन करना है जल्द से जल्द ज्वाइन करें और अच्छे से पढ़ाई करें। आप लोग हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी मेहनत करिए, आपको भी आगे जाना है, ठीक है। तो आपको आगे ले जाने के लिए हम लोग पूरा मेहनत करेंगे। जिनको ज्वाइन करना है जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, ठीक है। घर में पापा मम्मी से बोलिए, वो लोग करा देंगे आपको। और यदि आप लोग को पता नहीं चल रहा है कैसे ज्वाइन करें, तो इस नंबर पे कॉल करके सर से एक बार बात ज़रूर करो, ठीक है। 8383896119 पर कॉल करके सर से एक बार बात करो कि कैसे क्या करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।